जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 11 का लेक्चर नंबर 2 करना है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था। आज उसी थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए हम प्रेशर ऑफ गैस का एक रिलेशन बनाएंगे। तो टॉपिक का नाम है प्रेशर ऑफ गैस। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर से कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी बन सकते हैं, तो इसलिए आपने ध्यान से लेक्चर को देखना है। एक बात पहले ही आपको बता दूं कि आज की जो डेरिवेशन है ये थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, तो इसलिए जरा ध्यान से बैठें सब्र के साथ। मोस्टली जब मैं बच्चों को ये पढ़ाता हूं तो बच्चे ये कहते हैं कि सर क्या ये पेपर में आ सकता है, यानी पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद एंड पे पूछते हैं क्या ये पेपर में आ सकता है। तो मैं कहता हूं हाँ जी आ सकता है। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि इस टॉपिक को हम छोड़ सकते हैं एग्जाम के लिए, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये डेरिवेशन बड़ी ईजी लगेगी। तो प्रेशर ऑफ गैस को समझने के लिए एक छोटी सी डायग्राम हम इमेजिन करते हैं। फर्ज कर लें मेरी तरफ है एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस है, और आपकी तरफ यानी आउट ऑफ द स्क्रीन जी एक्सिस है। और यहां पर एक क्यूब हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस क्यूब का बिल्कुल इस तरफ वाला जो कॉर्नर है वो ओरिजिन के ऊपर है। एक कॉर्नर आपकी तरफ है, इसी तरह इस तरफ भी है, ऊपर भी है। ठीक है, ये क्यूब हमने कंसीडर कर लिया। याद रखें क्यूब की पहचान यह है कि इसको किसी भी साइड से इसकी लेंथ ली जाए तो वो लेंथ सेम आती है। तो इसलिए मैं किसी भी एक साइड की लेंथ को स्मॉल एल का नाम दे देता हूं। अब मेरी साइड पे क्यूब का जो फेस है इसे मैं ए बी सी डी ए का नाम दे रहा हूं, और उस तरफ जो क्यूब का फेस है इसे मैं ई एफ जी एच ई इसका नाम दे रहा हूं। ठीक है, अब इस क्यूब के अंदर हमने बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो कन्फाइन किए हुए हैं, यानी इस क्यूब के अंदर हमने स्टोर की हुई है गैस। फर्ज कर लें उस गैस के मॉलिक्यूल्स की जो टोटल तादाद है वो हमें ये तो नहीं पता 10 20 30 कितनी है, हम उसका नाम रख देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कैपिटल एन। हमने कैपिटल एन इसके लिए इस्तेमाल कर लिया, यानी मॉलिक्यूल्स की तादाद के लिए। और दूसरी बात यह कि इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इन सारे मॉलिक्यूल्स का मास एक जैसा है। जाहिर बात है कोई एक ही तरह की गैस है तो उसके मॉलिक्यूल्स का मास तो एक जैसा होगा। तो हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूल मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज इक्वल टू स्मॉल एम, यानी हर मॉलिक्यूल के मास को मैं स्मॉल एम से जाहिर कर रहा हूं। अब जारी बात है यहां ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स की मोशन को हम एक वक्त में कंसीडर नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से किसी पहले मॉलिक्यूल 1 को देख लेता हूं। इस मॉलिक्यूल जिसका कलर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, फर्ज कर लेंगे फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसकी मोशन को मैं देख रहा हूं। अब जारी बात है सारे मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है, तो इस मॉलिक्यूल की भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और उस वेलोसिटी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो वेलोसिटी वेक्टर प्लेन में है या स्पेस में है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो स्पेस में है, यानी उसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ सकते हैं। यानी फर्ज कर लें ये इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसके 3 कंपोनेंट्स बन सकते हैं v1x, v2x आई मीन v1y और v1z। तो हमने इस तरह से एक फर्स्ट मॉलिक्यूल कंसीडर किया, उसकी वेलोसिटी v1 कंसीडर की, और इस v1 वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स हम कंसीडर कर सकते हैं v1x, v1y और v1z। राइट, अब ये मॉलिक्यूल्स को हमने इस तरह से कंसीडर कर लिया। अब मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है और समझनी है। हमने कंसीडर क्या करना है कि ये मॉलिक्यूल जाहिर बात है किसी ना किसी वेलोसिटी से स्पेस में जा रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी का मैं सिर्फ एक्स कंपोनेंट पहले कंसीडर करने लगा हूं ताकि डेरिवेशन करना आसान हो जाए। अब एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जाहिर बात है मेरी तरफ होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस मेरी तरफ है। और इस वेलोसिटी के साथ, यानी वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये इस डायरेक्शन में आएगा तो ये इस फेस के साथ टकराएगा जो बिल्कुल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और मेरी तरफ है ए बी सी डी ए। ये पूरा फेस का नाम हम रख सकते हैं। तो जाहिर बात है जब इस फेस के साथ टकराएगा तो इस फेस के ऊपर ये कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, यानी जो फोर्स मॉलिक्यूल ने लगाई है वो मेरी डायरेक्शन में होगी, और दीवार रिएक्शन के तौर पे मॉलिक्यूल पर एक फोर्स लगाएगी जो उस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब अगर
मैं मॉलिक्यूल की फोर्स की बात करूं जो मेरी डायरेक्शन में है, तो इस फोर्स की वजह से, चूंकि ये फोर्स किसी ना किसी एरिया के ऊपर लग रही है, तो इसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होगा। तो मैं इसी प्रेशर की डेफिनेशन को थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूं फॉर्मूला की शक्ल में। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये जो ऊपर आपको फोर्स नजर आ रही है, ये किसकी फोर्स है? जो मॉलिक्यूल ने दीवार पर लगाई है मेरी डायरेक्शन में। अब हम ये भी जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक कि अगर ये एक्शन है तो वो रिएक्शन है, और एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होती है। तो यहां पर फॉर्मूला में ऊपर जो फोर्स नजर आ रही है, ये मॉलिक्यूल की फोर्स है जो दीवार पर लगी है। तो अगर मैं इसकी जगह मॉलिक्यूल पर लगने वाली फोर्स लिखूं तो फिर एक नेगेटिव साइन आएगा ना? बिल्कुल आएगा। यानी यहां पर मैं नेगेटिव साइन लगा के फोर्स ऑन मॉलिक्यूल लिख सकता हूं। पहले क्या था? फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल, वो क्या था? एक्शन। अब रिएक्शन मैंने उसकी जगह लिख दिया नेगेटिव साइन लगा के। और रिएक्शन क्या है? दीवार का रिएक्शन है जो मॉलिक्यूल पर लगा है। यानी मैं इसको कह सकता हूं नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन मॉलिक्यूल और डिवाइडेड बाय एरिया, वैसे का वैसा। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई मैं करने लगा हूं। देखिए, जो अप्लाइड फोर्स होती है, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो सामने मैं बॉक्स में आपको एक फॉर्मूला दिखा रहा हूं। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, या चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। एक सेकंड में टोटल जितना मोमेंटम में तब्दीली आती है। इसका मतलब है कि यहां इस फॉर्मूला में, प्रेशर ऑफ गैस वाले फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन तो पहले से मौजूद है, फोर्स ऑन मॉलिक्यूल की जगह अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल। बात समझ आ रही है? तो नेगेटिव साइन वैसे का वैसा, उसके साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एरिया। अब ऊपर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसका टेक्निकली क्या मतलब है कि टोटल जितना भी मोमेंटम चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना टोटल मोमेंटम चेंज हुआ है। अब ये जो इक्वेशन आई है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब आप गौर करें, जरा इस इक्वेशन को देखें। देखिए, मॉलिक्यूल दीवार के साथ जब भी टकराता है तो मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज होता है। इस मोमेंटम चेंज को हम ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल ने अपना मोमेंटम दीवार को ट्रांसफर कर दिया, और इसी ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम की वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। हम कह सकते हैं जब भी मॉलिक्यूल दीवार के साथ टकराएगा, कंटेनर की दीवारों के साथ, तो दीवारों के ऊपर मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, यानी फोर्स एक्सर्ट करेगा, और इसी फोर्स की वजह से एक प्रेशर डेवलप होगा। दैट प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस। तो हमने साथ साथ डेरिवेशन शुरू कर दी और साथ साथ हमने इसको डिफाइन भी कर दिया। अब आपने मेरे साथ साथ चलना है। इक्वेशन नंबर 1 तक हम पहुंच गए, जिसमें फाइनली हम कहां तक पहुंचे हैं? प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एरिया, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है। अब फर्ज करें, ये जो आपको एनिमेशन में दिखा रहा था, जिसमें मेरी तरफ वाला एक फेस आप देख रहे हैं, इसको मैं इस वक्त हाईलाइट कर देता हूं, ABCD ए वाले फेस को। जब मॉलिक्यूल इस तरफ आ रहा था, मॉलिक्यूल तो स्पेस में जा रहा था ना, मतलब टेढ़ा आ रहा था, लेकिन मैं मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के सिर्फ एक्स कंपोनेंट को कंसीडर कर रहा हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मॉलिक्यूल इस तरफ आ रहा है। बेसिकली मेरा मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट इस तरफ है, v1x। अब इस v1x को अगर हम गौर करें तो इसका पहले मैस, अगर मैं इसका मोमेंटम देखूं तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है टकराने से पहले, वो मैं साइड पे लिख रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mv1x। जारी बात है, मैस को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब ये मॉलिक्यूल इस दीवार के साथ टकराया, ये पहली कोलिजन हुई, दीवार के साथ टकराया और टकरा के उल्टे कदमों वापस गया। वापस जाने का मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। लेकिन हमने ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है कि ये जो कोलिजन है, ये आइडियल कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन होती है, और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आती। इसका मतलब है जब मॉलिक्यूल दीवार से टकरा रहा था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई कमी नहीं हो रही थी।
यानी उसकी स्पीड सेम रहेगी। ये बात याद रखें, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो इसका मतलब है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड सेम रहेगी। इसका मतलब है वापस जाते हुए सिर्फ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हुई है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए वापसी का जो मोमेंटम है उसे मैं mv1x ही कहूंगा, बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो मैंने वापसी के मोमेंटम को -mv1x लिख दिया और इस तरफ जो बॉडी पार्टिकल आ रहा था इनिशियल मोमेंटम के साथ, उसको हमने mv1x कहा था। अब एक कोलिजन के दौरान जो टोटल चेंज इन मोमेंटम हुआ है वो कितना है, गौर करें। टोटल चेंज इन मोमेंटम, ये साथ साथ डेरिवेशन में मैं कर रहा हूं, साथ साथ एनिमेशन में भी आपको सारा कुछ नजर आ रहा है। टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग वन कोलिजन, अभी हम किस फेज के साथ कोलिजन की बात कर रहे थे, ए बी सी डी ए, राइट। सो टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग वन कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या था, -mv1x, और इनिशियल क्या था, mv1x। अब वहां पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो वो बन जाएगा -mv1x, इसके बाद नेगेटिव साइन पहले से मौजूद है mv1x, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा -2mv1x। तो ये आपके पास टोटल चेंज इन मोमेंटम है एक कोलिजन के दौरान। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक सेकंड में टोटल जो कोलिजन्स हुई है ना इसी फेज के साथ, वो कैलकुलेट करनी है। जरा गौर से देखिएगा, इमेजिन करें कि ये मॉलिक्यूल इस दीवार से टकराता है, उल्टे कदमों वापस जाता है, दूसरे फेस के साथ टकराता है और फिर वापस आता है इसी फेस के साथ टकराने के लिए। जरा सोच के मुझे बताएं, जब वो इस फेस से उस ऑपोजिट फेस तक गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, L, फिर वापस आया, मजीद कितना डिस्टेंस कवर किया, L। तो इसका मतलब है इस फेस से उधर से होके वापस इधर तक आने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 2L। और ये सारा कुछ उसने यूनिफॉर्म स्पीड के साथ किया है, क्योंकि मोमेंटम चेंज हो रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही कोलिजन के दौरान। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं ये कंसीडर करूं कि मॉलिक्यूल इस फेस से होके EFGHE वाले फेस से टकरा के वापस इसी फेस तक आया दूसरी दफा कोलाइड करने के लिए, यानी इस फेस के साथ दूसरी दफा कोलाइड करने के लिए, तो उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है उस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं 2L। और स्पीड कितनी थी, v1x। तो अब हम जानते हैं स्पीड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम को मैं डेल्टा टी कह देता हूं, डिस्टेंस की जगह 2L है और स्पीड की जगह v1x है। यहां से डेल्टा टी को उस तरफ ले जाएं और स्पीड को इस तरफ ले आएं, तो आपके पास डेल्टा टी जो टाइम है ये कितना आ जाएगा, v1x 2L डिवाइडेड बाय v1x। अब ये जो डेल्टा टी है जरा सोच के बताएं, ये कौन सा टाइम है, ये दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के दरमियान का टाइम है। अब एक बात गौर से सुननी है आपने, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन किसके साथ, सेम फेस के साथ, ठीक है। यानी पहले इसी फेस ABCD ए के साथ टकराया, फिर उधर से टकरा के फिर वापस आया इसी फेस के साथ दूसरी दफा टकराने के लिए। तो ये दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स जो है ये कंसीडर होंगी, राइट। अब इन दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के दरमियान का जो टाइम है इसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन, यानी कोलाइड दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के दरमियान का टाइम, राइट। यानी एक कोलिजन के बाद अगली कोलिजन उसी फेस के साथ होने के दौरान जो टाइम गुजरा वो वाला टाइम। अब जरा सोच के बताएं, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो मैं कह सकता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा टी, यानी जो डेल्टा टी वाला रिलेशन आया 2L ओवर v1x, इसको उल्टा देंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में उल्टा रिलेशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन यानी नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द सेम फेस इन 1 सेकेंड कितना आ गया, इसको उल्टा दें तो आपके पास बन जाएगा v1x डिवाइडेड बाय 2L, यानी 1 ओवर डेल्टा टी, 1 ओवर डेल्टा टी का ये वाला रिलेशन बन गया। बात समझ आ रही है। तो हमने दो इक्वेशंस अभी अभी बनाई हैं, एक चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग वन कोलिजन, इसे इक्वेशन 2 कह दें, और एक फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दें। अब जरा सोचें, हमने फाइंड क्या करना था, इक्वेशन नंबर 1 में क्या पुट करना चाह रहे थे, हम पुट करना चाह रहे थे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या अप्लाइड फोर्स, राइट, ये पुट करना चाह रहे थे। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए था, एक सेकंड में जो टोटल मोमेंटम चेंज हुआ है वो फाइंड करना था। यहां पर आप देखें, एक कोलिजन में जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो हमने फाइंड कर लिया इक्वेशन नंबर 2 में,
और एक सेकंड में जितनी दफा कोलिजन्स हुई हैं विद द सेम फेस वो भी हमने फाइंड कर लिया इक्वेशन नंबर 3 में। तो अगर सोच के बताएं, अगर एक सेकंड में इसी फेस के साथ दो कोलिजन्स हुई होती तो टोटल मोमेंटम चेंज कैसे निकालना था? इक्वेशन नंबर 2 में आपने राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। इसी तरह अगर एक सेकंड में 10 कोलिजन्स हुई होती तो आपने क्या करना था? 10 से मल्टीप्लाई कर देना था। लेकिन अब यहां पर एक सेकंड में जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वो कितनी हुई हैं? v1x डिवाइडेड बाय 2l, जो इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड है। तो इसको उस इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। सो यही काम हम करने लगे हैं। टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड आपके पास आ गया। नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकंड यानी v1x डिवाइडेड बाय 2l, इसको मल्टीप्लाई कर दिया -2mv1x। अब आप गौर करें, 2 से कैंसिल हो गया। आपके पास क्या कुछ बचा? आपके पास बच गया जी mv1x होल स्क्वायर, यानी v1x का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय l। ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया, यानी टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। अब इसे क्या करेंगे? इसे हम फोर्स वाले फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। जरा गौर करें, अगर मैं यहां पर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, जो मेरी डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी, जो मैं शुरू में आपको बता रहा था, इस फेस के साथ मेरी डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, अगर मैं उसे F1x का नाम दूं। F1x क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं F1x बोलूं तो F1x किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा नेगेटिव ऑफ, इक्वेशन नंबर 1 में देखें वो क्या था? फोर्स की जगह अप्लाइड फोर्स यानी एक्शन की जगह फाइनल क्या आया था? माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, इस सारे को मैं अभी बॉक्स में एनक्लोज करके मैं डॉटेड लाइन से आपको दिखा रहा हूं कि दिस इज एक्चुअली f ऑफ x। ये साइड पे वैसे मैंने मुस्तकिल तौर पे लिख दी है। अब इसका मतलब है f ऑफ x यानी फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, या इसे टोटल फोर्स कह सकते हैं, राइट। अब यहां पर मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल की वजह से मेरी डायरेक्शन में जो फेस के ऊपर फोर्स लगी है उसे अगर मैं F1x का नाम दूं तो ये किसके इक्वल आएगा? नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो ये क्या बनेगा? मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग इन 1 सेकेंड हमारे पास क्या आई थी? mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। तो उसके साथ एक नेगेटिव साइन लगा दें तो ये किसके इक्वल आ गया? f ऑफ F1x के इक्वल आ गया। अब इसका मतलब है ये तो फर्स्ट मॉलिक्यूल ने जो फोर्स लगाई है वो है। अगर सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, अप टू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टोटल फोर्सेस की बात करें, जो सारी की सारी फेस A B C D A मेरी डायरेक्शन में लग रही हैं, तो फिर क्या करेंगे? टोटल फोर्स को अगर मैं Fx के साथ जाहिर करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा? F1x प्लस F2x प्लस F3x अप टू Fnx। अब इसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो मेरी डायरेक्शन में उसे v1x बोलेंगे, सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? v2x, थर्ड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? v3x, अप टू आखिरी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? vnx। तो मैंने सारी वैल्यूज को यहां पे पुट कर देना है। जरा गौर कीजिएगा कैसे हमने f1x कैसे कैलकुलेट किया, क्या आया था? m v1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। इसी तरह f2x किसके इक्वल आएगा? m v2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l अप टू m v3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l अप टू सो ऑन, चलते चलते कहां तक पहुंचेंगे? m vnx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। अब जरा गौर करें, इन सारे टर्म्स में m ओवर l कॉमन आ रहा है। m ओवर l को बाहर निकाल लें और ब्रैकेट के अंदर v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर अप टू vnx का स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए। अब जनाब फोर्स तो हमने निकाल ली। इक्वेशन नंबर 1 में देखें, जो प्रेशर का फॉर्मूला था वो किसके इक्वल था? अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और अप्लाइड फोर्स हमने कैसे निकाली? नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करके, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस फोर्स के फॉर्मूला को एरिया से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास प्रेशर आ जाएगा। और यहां भी प्रेशर किस डायरेक्शन में आएगा, यानी मैं किस मॉलिक्यूल की वजह से बात कर रहा हूं? जिस मॉलिक्यूल ने एक्स एक्सिस के अलोंग फेस A B C D A इस पे प्रेशर एक्सर्ट किया है। इस प्रेशर को हम Px के साथ जाहिर करेंगे। तो मेरे पास Px का फॉर्मूला बनेगा Fx डिवाइडेड बाय एरिया।
और एरिया किसके इक्वल होगा? जाहिर बात है ये जो फेस है इसकी लेंथ भी एल है, विड्थ भी एल है, तो एरिया किसके इक्वल होगा? लेंथ इंटू विड्थ, यानी एल का स्क्वायर। तो मेरे पास ये बन जाएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर। अब एफ एक्स की जगह क्या आएगा? वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला, जो अभी मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, तो वो जो एफ एक्स की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मेरे पास पी एक्स इक्वल आ जाएगा, पी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एम ओवर एल, नीचे एल स्क्वायर पहले से मौजूद है, और ब्रैकेट्स के अंदर v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर अप टू vnx का स्क्वायर। अब जरा गौर करें, वहां पे ब्रैकेट के बाहर m डिवाइडेड बाय l का क्यूब बन गया। l का क्यूब क्या है? दिस इज वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबिकल कंटेनर, क्योंकि वॉल्यूम इसका क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसकी लेंथ भी l है, विड्थ भी l है और हाइट भी l है, क्योंकि क्यूबिकल की ये पहचान है, ये प्रॉपर्टी है। तो मेरे पास m डिवाइडेड बाय कैपिटल V आ गया। कैपिटल V मैं वॉल्यूम के लिए यूज कर रहा हूं और स्मॉल v स्पीड्स के लिए यूज कर रहा हूं थ्रू आउट। ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। अब गौर कीजिएगा, जरा मेरी बात को ठीक से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर देखें, ब्रैकेट के अंदर v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर अप टू vnx का स्क्वायर है। अब यहां पर मेरे पास ब्रैकेट के बाहर है मैस और नीचे है वॉल्यूम। अब इस मैस को मैं डेंसिटी की शक्ल में लिखने लगा हूं। ये जो इक्वेशन अभी तक आई है ना, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 3 इक्वेशंस का नंबर किया है, अब इसे इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब जरा गौर करें, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ऊपर आ गया मैस, नीचे आ गया वॉल्यूम। अब मुझे सोच के बताएं, इस गैस की टोटल मैस कितनी है, यानी इसका टोटल मैस कितना है? एक मॉलिक्यूल का मैस तो था स्मॉल m, तो इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी हमने फर्ज की थी? कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मॉलिक्यूल 10 होते तो टोटल मैस क्या होना था? 10m। यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका टोटल मैस क्या होगा? nm, राइट? कैपिटल N इंटू m, ये है टोटल मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ गया। अब यहां से हमने क्या करना है? यहां से हमने वो जो कैपिटल N है ना, इसको दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, तो ये क्या बन जाएगा? रो यानी डेंसिटी डिवाइडेड बाय n, राइट हैंड साइड पे m ओवर v आ गया। अब ये जो m ओवर v है, जरा गौर करें, इक्वेशन नंबर 4 में भी आपको बाहर m ओवर v नजर आ रहा है, उस जगह पे पुट कर दें। m ओवर v की जगह हम क्या पुट करेंगे? रो डिवाइडेड बाय n। अब आपके पास क्या बन गया? अब हमारे पास px इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय कैपिटल N, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है? v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर अप टू vnx का स्क्वायर। अब बाहर रो वैसे ही रहने दें, और जो नीचे n डिवाइड हो रहा है उसे ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके नीचे पूरा का पूरा डिवाइड करके मैंने लिख दिया, राइट? यानी बड़ी डिवीजन लगा के, बड़ी लाइन लगा के हमने कैपिटल N को नीचे मेंशन कर दिया। ठीक है, आप गौर से देख रहे हैं। अब जरा साइड पे मैं एक बॉक्स में मैं आपको दिखाता हूं। फर्ज कर लें आपके पास 10 नंबर्स हैं, उनका एवरेज कैसे निकालते हैं? उन 10 के 10 नंबर्स को ऐड करके टोटल तादाद से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। अगर 5 नंबर्स हैं तो उन पांचों को ऐड करके 5 से यानी तादाद से डिवाइड कर देंगे। अब जरा गौर करें, इस इक्वेशन में ये जो फाइनल इक्वेशन आपके सामने लिखी नजर आ रही है, इस इक्वेशन में ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, देखें, जो पहला पार्टिकल है या पहला मॉलिक्यूल, उसकी वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर है, उसके बाद दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर है, उसके बाद तीसरे की अप टू आखिरी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर है, और इन सब को ऐड करके टोटल तादाद से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भी x कंपोनेंट वाली वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज है, क्योंकि हमने सारी x कंपोनेंट की वेलोसिटी के स्क्वायर को ऐड करके टोटल तादाद से डिवाइड किया। इस पूरी वैल्यू को, ये जो हमने ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय n, इसे हम कह सकते हैं मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, मेरी डायरेक्शन में। क्लियर? तो इसकी जगह हम मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी लिख सकते हैं। मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस को हम सिंबॉलिकली इस तरह जाहिर कर सकते हैं, v के नीचे छोटा सा x लगा के ऊपर स्क्वायर, और ये वाली ब्रैकेट्स, ये जो आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, ये एवरेज के लिए सिंबॉलिकली यूज की जाती है। ठीक है, तो मेरे पास
फाइनल इक्वेशन फिर ये बन गई px इज इक्वल टू रो और ब्रैकेट्स के अंदर vx का स्क्वायर, एवरेज या मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये तो होगी जनाब, फर्ज कर लें इक्वेशन नंबर 5, इसे आप इक्वेशन नंबर 5 कह दें, px इज इक्वल टू रो vx स्क्वायर एवरेज, ठीक है, मीन vx स्क्वायर, ये ब्रैकेट्स के साथ हमने इसको जाहिर कर दिया। अब हम ये भी जानते हैं कि ये सारे गैस के मॉलिक्यूल्स, ये सामने मैं आपको डायग्राम बड़ी करके दिखा रहा हूं, ये सारे गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में। रैंडम मोशन का मतलब क्या है कि जिस तरह का इनका इफेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा वैसा ही इफेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग, वैसा ही इफेक्ट जी एक्सिस के अलोंग होगा। रैंडम मोशन का ये मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि वी एक्स स्क्वायर का एवरेज, वी वाई स्क्वायर का एवरेज और वी जी स्क्वायर का एवरेज बिल्कुल सेम होंगे। यानी मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जिसे मैं वी एक्स स्क्वायर एवरेज से जाहिर कर सकता हूं, मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी अलोंग जी एक्सिस, इन तीनों की वैल्यूज बराबर होंगी क्योंकि ये रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स। तो मैं लिख सकता हूं वी एक्स स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू वी जी स्क्वायर एवरेज। अगर ये तीनों सेम है तो फिर मैं इन तीनों की जगह कोई एक ही नाम यूज कर सकता हूं। यानी मैं या तो तीनों की जगह वी एक्स स्क्वायर यूज कर सकता हूं, या तीनों की जगह वी वाई स्क्वायर, या तीनों की जगह वी जी स्क्वायर, क्योंकि तीनों सेम है। साथ ही साथ वेक्टर एडिशन में आपको याद होगा चैप्टर 2 में हमने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसी भी वेक्टर जो स्पेस में है, मैं सामने आपको दिखा भी देता हूं साथ अलग से बॉक्स में डिफरेंट कलर में। जैसे एक वेक्टर ए होता था, उसके 3 कंपोनेंट्स अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है axi प्लस ayj प्लस azk, तो इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, ऐसे करते थे ना। और अगर स्क्वायर रूट को खत्म करें तो वहां स्क्वायर आ जाएगा, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। सेम इसी रूल को यूज करके हम मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे? यानी वी स्क्वायर का एवरेज शुड बी इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर का एवरेज प्लस वी वाई स्क्वायर का एवरेज प्लस वी जी स्क्वायर का एवरेज। अब चूंकि वी एक्स स्क्वायर एवरेज, वी वाई स्क्वायर एवरेज, वी जी स्क्वायर एवरेज तीनों बराबर है, अगर तीनों बराबर है तो तीनों की जगह मैं वी एक्स स्क्वायर ही यूज कर सकता हूं, वी वाई स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, वी जी स्क्वायर, यानी तीनों का नाम तो सेम, मतलब तीनों इक्वल है तो तीनों की जगह कोई भी नाम यूज कर ले। तो मैंने राइट हैंड साइड पे वी वाई स्क्वायर की जगह भी वी एक्स स्क्वायर लिख दिया, वी जी स्क्वायर की जगह भी वी एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो मेरे पास राइट हैंड साइड पे क्या हो गया, 3 वी एक्स स्क्वायर का एवरेज। और इस 3 को उस तरफ डिवाइड करें तो मेरे पास वी एक्स स्क्वायर का एवरेज किसके इक्वल आ गया, 1/3 वी स्क्वायर का एवरेज, 1/3 वी स्क्वायर का एवरेज। तो मेरे पास px, वो जो ऊपर इक्वेशन थी जिसे मैंने इक्वेशन 5 कहा था, px किसके इक्वल आ जाएगा, रो तो वैसे का वैसा, vx स्क्वायर एवरेज की जगह क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का एवरेज, यानी v स्क्वायर का एवरेज डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास 1/3 रो v स्क्वायर का एवरेज आ गया। अब आते हैं जनाब पास्कल्स लॉ के ऊपर। पास्कल्स लॉ ये कहता है कि जब कंटेनर के अंदर हमने गैस मॉलिक्यूल्स को फिल किया हुआ है तो जितना प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, उतना ही इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। यानी अगर मैं इस डायरेक्शन पे जो प्रेशर लग रहा है उसे px कह रहा हूं, इस डायरेक्शन पे py और इस डायरेक्शन में pz, तो तीनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz। अगर तीनों बराबर हैं तो हम तीनों की जगह कोई एक नाम यूज कर सकते हैं। तो आप इस प्रेशर को p से जाहिर कर दें, जनरलाइज्ड वे में हमने इसे p से जाहिर कर दिया। सो p आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, यानी जो अभी हमने px के नाम से लिखा था इसे ही हम p कह सकते हैं। यही y एक्सिस के अलोंग भी होगा, यही z एक्सिस के अलोंग भी होगा। बात समझ आ रही है? तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन p इक्वल आ गई 1/3 रो v स्क्वायर का एवरेज। इसे हम इक्वेशन, फाइनल ये इक्वेशन है फिलहाल, अभी तक का जो रिजल्ट है वो ये है, इसे हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं या 7 का नाम दे देते हैं, मुझे अब याद नहीं है। ये वाला हिस्सा कट करके मैंने 6 और 7 दोनों बोल दिए। आप देख लीजिएगा कि कौन सी इक्वेशन का नंबर आता है, वो वाली इक्वेशन का नंबर आप यहां लिख लीजिएगा। अब अगला हिस्सा यहां से शुरू करना है। अब नेक्स्ट ये जो इक्वेशन आपके सामने आ गई है, हाफ रो वी स्क्वायर का एवरेज, इसकी शक्ल थोड़ा सा हमने चेंज करके दोबारा लिखनी है।
मैं आपको ये बता दूं कि जब ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो प्रेशर ऑफ गैस का ये वाला जो रिलेशन है अक्सर औकात ये प्रूव करने के लिए भी कहा जाता है, तो फिर आप उससे आगे वाला हिस्सा जो मैं अभी करवाने लगा हूं वो नहीं करेंगे। तो फर्स्ट कर लें, मैं डेंसिटी को दोबारा से रिप्लेस करता हूं इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम। देखें डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, दोबारा मैं वहां लिख देता हूं जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एन एम। देखें डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, जो मैंने पहले भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रो इज इक्वल टू एन एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एन एम किसकी जगह है, टोटल मास की जगह, और नीचे वॉल्यूम की जगह कैपिटल वी आ गया। अब आप जरा देखें डेंसिटी की जगह ये वैल्यू उधर पुट कर दें तो क्या बनेगा, 1/3 एन एम डिवाइडेड बाय कैपिटल वी। अब हमने क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये जो m है इसे मैं एवरेज वाली ब्रैकेट्स के अंदर ले गया, अंदर जाके ये mv² हो गया, और जो नीचे एक 2 है उसको भी अंदर ले गया ब्रैकेट्स के अंदर, तो अंदर चल के ये हाफ mv² बन गया। ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से मैथमेटिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम जानते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर तो वही रहेगा, लेकिन अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंचने के लिए मैथमेटिक्स में कभी कभी हमें इस तरह से करना पड़ता है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2n डिवाइडेड बाय 3 कैपिटल V और ब्रैकेट्स के अंदर हाफ m स्मॉल v का स्क्वायर, सारे का एवरेज। अब जरा गौर करें, बाहर जो n ओवर v है, इस पूरी रेशो को कैपिटल N ओवर कैपिटल V, इसे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हैं। इसकी जगह अक्सर औकात n नॉट भी लिखा जा सकता है। तो आपके पास क्या बन गया, 2/3 n नॉट, और ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है हाफ mv², ये एक्चुअली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने प्रेशर ऑफ गैस को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में लिख दिया। अब जरा गौर से सुने, हमें यह पता है कि 2 तो पहले ही कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम यानी n नॉट, हमने इस कंटेनर के अंदर फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, इनको हम बार बार चेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब है ये सारा कुछ कांस्टेंट है। सो हम कह सकते हैं, अगर मैं इस कांस्टेंट को ना लिखूं तो मैं कह सकता हूं प्रेशर ऑफ गैस, इक्वालिटी की जगह फिर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी। प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन द कंटेनर। तो दूसरा जो हमने रिलेशन प्रूव करना होता है इस टॉपिक में वो ये है, वो क्या है, प्रेशर ऑफ गैस का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के एवरेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन। उम्मीद करता हूं इस लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।